नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान पर। ध्यान रखेंगे, सर्वोदय इंस्टीट्यूट से अब जीएस ज्ञान अपना नया YouTube प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो सारे विद्यार्थी इसी पे आ जाइए कोशिश करके, और जितने आप लोगों के करीबी सहयोगी हैं उनको भी जरूर कोशिश करिए कि बता दीजिए। बात करते हैं पॉलिटी राज व्यवस्था की। ठीक है, अब हमने ये एक सोचा है कि टाइम बहुत कम, मैटर बहुत ज्यादा, ये मेरी कोशिश रहेगी। और यूपीएसआई, केवीएस, एनवीएस, एलटी, जितने भी एग्जाम हमेशा बच्चा होते रहेंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि आज आपका एग्जाम लगा है तो कल किसी और का होगा। ये नियम चलता रहेगा। वैकेंसी कंटिन्यूटी में आती रहेंगी, कभी किसी की कभी किसी की, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। अपनी मेहनत करते रहिए, जो कांस्टेंट लगा हुआ है वही कामयाब है। ये मेरा आप विश्वास रखिए, जो मुझे आज तकरीबन 14-15 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव है। ठीक है, और काफी जो आज आप आपको यूट्यूब पे छाए हुए हैं, हो सकता हो कभी हम सबके टाइम पर खड़े भी नहीं होते थे, ये बात है ना। चलिए खैर, बात करते हैं राज व्यवस्था की। इसमें एक टॉपिक हमने लिया हुआ, हालांकि पॉलिटी बहुत बड़ा है, लेकिन पॉलिटी की यूपीएसआई में बड़ी भूमिका है। आप मानिए कि 40 क्वेश्चन में कम से कम 15-16 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी राज व्यवस्था और संविधान से आते हैं। सबसे पहले संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान का एक पॉलिटिकल फॉर्म ही आपका एक पॉलिटी है, राज व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था करते हैं, कार्यपालिका क्या होती, न्यायपालिका क्या होती, विधायिका क्या होती है, इन सब की भूमिका क्या है। खैर, हम इन्हें एक छोटा सा टॉपिक डिसाइड किया है जिसका नाम है महान्यायवादी और महाअधिवक्ता, यानी भाग 6 और भाग 5 का एक कार्यपालिका का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे। यानी ए टू जेड, मतलब कहने का जीरो टू टॉप। कोई भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी तक दाएं बाएं से नहीं होगा, बशर्ते आप पूरा वीडियो पढ़े, प्रॉपर ध्यान से देखिए। वो तो आपको इंटरेस्ट आएगा तो वैसे भी आप देखेंगे क्या पढ़ाना चाह रहे हैं ना हम। तो आइए बात करते हैं पॉलिटी की, जो एक जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट होता है, राज व्यवस्था, पॉलिटी और संविधान। इसी में बात करते हैं महान्यायवादी की। ठीक है, और यहां हम बात कर देते हैं महाअधिवक्ता की। महाअधिवक्ता, राइट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये राज्य का होता है और ये केंद्र का होता है। ठीक, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। पहले दोनों में डिफरेंस भी हम समझेंगे, फिर दोनों को हम कोरिलेट करके आपको बता देंगे। और आपका भाग 5 भाग 6 में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ये दोनों व्यक्ति किसके अंग हैं, यानी ये जो महान्यायवादी है जिसको हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है। किसमें आता है? पार्ट 5। ठीक, तो फिर ये किस में आता है? ये आता है पार्ट 6 में। ठीक, क्योंकि ये राज्य की बात करता है, वो केंद्र की बात करता है। संविधान के भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पीएम प्रेसिडेंट किन किन के अध्यक्ष होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। समितियां सारी इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी को अगर एक बार ढंग से, जितने विद्यार्थी हमसे पॉलिटी पढ़े होंगे वो जरूर एक बार गौर करते होंगे, हाँ सर ने मेहनत की, सर ने हमें पढ़ाया। ठीक, तो इस बात का थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए हर हाल में ना। अब ये क्या है, जैसे क्वेश्चन क्या है, ये किसका अंग है, जैसे पूछेंगे ना कभी, ऐसे क्वेश्चन आता है कि महान्यायवादी संविधान के किस भाग का अंग है, तो हम क्या बताएंगे? पार्ट 5। महाधिवक्ता पार्ट 6। अब संविधान में भी ये पार्ट 5 में किसके अंतर्गत आएगा, जैसे पूछेंगे ना कि ये कार्यपालिका का हिस्सा है, विधायिका का हिस्सा है, न्यायपालिका का हिस्सा है, तो बहुत लोग सोचेंगे वकील टाइप का व्यक्ति है तो न्यायपालिका में जाना चाहिए। ये एक्चुअली में कार्यपालिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कार्यपालिका का, यानी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ना, ये भी कार्यपालिका का हिस्सा है। बात क्लियर है? ठीक, बात समझ में आ गई। जो शक्तियां केंद्र में इसकी भूमिका है, वही राज्य में इसकी भूमिका है। जैसे उसका अपॉइंटमेंट है वैसे इसका अपॉइंटमेंट, तो हम दोनों को कोरिलेट करके पढ़ाएंगे तो दोनों पढ़ लेंगे। अब अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो यहां आर्टिकल 76 है, अनुच्छेद होते हैं।
तो जाहिर सी बात है फिर यहां आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 165। ठीक, यहां एक आर्टिकल हम आपको जो है तो और पढ़ाएंगे 88। ठीक है, यहां एक आर्टिकल हम आपको कौन सा पढ़ाएंगे, 88। तो जाहिर सी बात है यहां आर्टिकल हम आपको एक और पढ़ाएंगे 177। ठीक है, अगर आप 79 ऐड कर देते हैं तो ये डेटा आ जाएगा। ठीक, आप करके देख लीजिए, केंद्र से राज्य में चले जाएंगे, राज्य का पता है माइनस कर दीजिए तो केंद्र में आ जाएंगे। ठीक, ये एक सिस्टम समझेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। अरे आप ये सोचिए कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पॉलिटी वगैरह इतने बढ़िया ढंग से अगर आप पढ़ लेंगे सर, तो किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका फ्लॉप नहीं होगा। वो मतलब कहने के जैसे 10 आते हैं पाठ आते हैं, बाय द वे कहीं एक दो क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो या आप समझ ना पाए, गलत कर दे, ये ध्यान रखेंगे। तो हम आर्टिकल 76 में किसकी बात करते हैं, यही क्वेश्चन पूछता है, महान्यायवादी। आर्टिकल 165 में किसकी बात करते हैं, महाधिवक्ता की बात करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई, छोटी सी बात है, और इसको हम बढ़िया डीप में आज समझाते हैं और फिर आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा सर कि महाधिवक्ता महान्यायवादी कैसा लगा हमको पढ़ के। ठीक, आइए आगे की बात करते हैं, ये बात यहां तक हो गई। अब महान्यायवादी और फिर इधर महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ठीक, अब महान्यायवादी के बारे में क्या कह सकते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। बात क्लियर, विधि अधिकारी है। तो जाहिर सी बात है ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। दोनों मीडियम बच्चों के लिए ये है, इंग्लिश मीडियम बच्चे थोड़े ज्यादा अपने आप को टैलेंटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानते हैं। तो दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफिसर, सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम लॉ ऑफिसर, सुप्रीम लॉ ऑफिसर। ठीक, ये सुप्रीम लॉ ऑफिसर है। फिर क्वेश्चन यहां से नहीं, अभी तक यही तक सीमित नहीं है, पूछेंगे भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो हम आंसर क्या देंगे, महान्यायवादी। फिर पूछेंगे वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, प्रथम विधि अधिकारी, तो भी हम यही आंसर देंगे, यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर, तो भी आंसर यही देंगे। फिर पूछेंगे भारत सरकार का दूसरा सर्व विधि अधिकारी कौन होता है, दूसरा विधि अधिकारी, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, फिर इसे हम लोग कहेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ, सॉलिसिटर जनरल राज्य के मामलों में, राज्य सरकार का विधि अधिकारी, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार किसे कहते हैं, लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या लीगल एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लीगल एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या भारत सरकार का वकील किसे कहते हैं, या राज्य सरकार का वकील किसे कहते हैं, तो भी आंसर हम महान्यायवादी और महाधिवक्ता के तौर पर ही आंसर देंगे। ये बात शायद समझ में आ गई होगी आप सबको, इतना पिक्चर कर, यहां कुछ ऐसा नहीं आएगा प्रथम विधि अधिकारी, यहां पर अपर होते हैं ना, मतलब एडिशनल भी होते हैं, एडिशनल जो है एडवोकेट जनरल, ऐसे कई सारे होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति मेन होता है, उसके फिर अंडर में कई लोग होते हैं। जब जिसकी जहां रिक्वायरमेंट होती है, राज्य सरकार इनको अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिए, सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करती रहती है ना, राज्य का भी होता है, केंद्र का भी होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वो कौन सा व्यक्ति है,
वो कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के, अपने देश के किसी भी न्यायिक मामलों में जा सकता है, किसी भी मतलब न्याय क्षेत्र में जा सकता है, तो वो एक ही व्यक्ति होगा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बात क्लियर है, हमें लगता है किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं, यहां तक सभी को क्लियर है। इसके बाद अब बात करते हैं इनके आगे की ना। तो ये तो हमने बोल दिया कि आर्टिकल 76 में क्या है, आर्टिकल 165 में क्या है, ये सारे विद्यार्थी समझ चुके हैं, आगे भी समझ जाएंगे। अब हम चूंकि यहां बात करने वाले हैं किसकी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो हम लोग बात करेंगे किसको, देखो यहां बहुत ध्यान से देंगे हम पॉइंट, तो समझ में आपको आ जाएगा। मिड में लिख देते हैं हम, ठीक है, मिड में कर देंगे हम तो अच्छा रहेगा। ये इधर महान्यायवादी है, हमने आर्टिकल लिख दिया तो आप समझ गए। हमें नहीं लगता है कि बार बार आपको, महाअधिवक्ता, ठीक है, महाअधिवक्ता, ठीक। अब देखेंगे क्या होगा यहां, नियुक्ति, ठीक, शपथ, इस्तीफा, नियुक्ति, शपथ, इस्तीफा, वेतन, वेतन का निर्धारण, वेतन का निर्धारण, कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, इतनी बात है, बहुत सिंपल वे में। ऐसा हमने मिड में इसलिए लिखा क्योंकि हम दोनों को टारगेट करते हुए पढ़ा रहे हैं आपको, स्टेट वाला व्यक्ति भी और सेंट्रल वाला भी ना। तो अब किसकी बात की हमने, नियुक्ति की। नियुक्ति को बोलते हैं बच्चा अपॉइंटमेंट, शपथ मतलब ओथ, इस्तीफा मतलब रेजिग्नेशन, वेतन मतलब सैलरी, डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी, वेतन का निर्धारण, और कार्यकाल का मतलब होता है टर्म ऑफ ऑफिस, हटाने की प्रक्रिया मतलब रिमूवल प्रोसेस ऑफ डेड पर्सनालिटी, जिसको हम हटाना चाहते हैं ना। तो अब हम लोग यहां देखेंगे, देखो सबसे पहले महान्यायवादी बात कर रहे हैं, तो ये केंद्र का मामला है, वो राज्य का मामला है। केंद्र के मामले में भी राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, राज्य के मामले में गवर्नर होता है, सीएम होता है। तो ये हमने सेंटर लिखा, इधर भी आंसर देंगे, इधर भी आंसर देंगे। सबसे पहले इधर का आंसर देंगे ना, तो पूछेगा आपसे एग्जाम में, कोई एक क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। फिर मान लो पूछते हैं कि किसकी सलाह पे करता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कैबिनेट की सलाह पर, ऑन द एडवाइस ऑफ, ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ये ब्रैकेट में कर लेंगे, कैबिनेट की सलाह पर या पीएम की सलाह पर, तो ज्यादा बेहतर होगा कैबिनेट शब्द का यूज करिए कि ये प्रधानमंत्री या कैबिनेट की सलाह पर इसका जो है अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति। अब बात आती है शपथ की, तो शपथ में भी कौन आ जाएगा, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। शपथ में कौन, प्रेसिडेंट। इस्तीफा किसको देगा, प्रेसिडेंट। वेतन कितना होता है, वेतन का निर्धारण, वेतन इसका जो है 2.5 लाख, 2.5 लाख पर मंथ। वेतन का निर्धारण कौन करेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद करती है, राष्ट्रपति करता है, तो इसका आंसर है कि इसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। इसके वेतन का जो निर्धारण है वो कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल की बात करिए तो कार्यकाल क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत लिखिए, ये ज्यादा अच्छा होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कहने का राष्ट्रपति के रहमो करम पर। जहां तक इसके कार्यकाल की बात आती है तो ये सरकार के कार्यकाल के साथ ही मूव करता है, ठीक है, सरकार हटती है तो ये भी ऑटोमेटिक हट जाता है। दूसरे कुछ पदाधिकारी वो ऐसे नहीं हटते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। हटाने की प्रक्रिया की बात करिए तो इसको हटाता कौन है, राष्ट्रपति।
अब क्वेश्चन आता है क्या हटाने की प्रक्रिया में कोई संसद की भूमिका है, पार्लियामेंट का कोई रोल है? तो सीधा मतलब है संसद की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, नो रोल ऑफ पार्लियामेंट, नो रोल ऑफ पार्लियामेंट, इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती। इसका मतलब ये क्या महाभियोग का हिस्सा नहीं बनता? बिल्कुल महाभियोग का हिस्सा नहीं बनता। इसकी हटाने का जो प्रोसेस है उस संसद में नहीं लाया जाता। राष्ट्रपति ही इसको अपने पद से हटा सकता है, या ये स्वयं से इस्तीफा देना चाहे तो इस्तीफा देके जा सकता है। जैसा हमने कहा कि नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ राष्ट्रपति, इस्तीफा राष्ट्रपति, वेतन 2.5 लाख। ठीक है, वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होगा? देखिए बहुत सारे लोग आपको पढ़ाते होंगे कार्यकाल 3 साल। सही देखा जाए तो अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए ही किया जाता है, लेकिन वो तो कभी भी अपना पद छोड़ सकता है, वो बात अलग है। ये तो पद तो कोई कभी भी छोड़ दे, कोई संवैधानिक पद, कोई एक पीएम अपना सुबह इस्तीफा दे दे, ठीक है, संभव है। लेकिन कोई किसी को हटाता है, वो अलग बात हो गई। तो जब 3 साल से पहले किसी को हटा सकते हैं तो कार्यकाल कहां फिक्स हुआ भाई? कार्यकाल का निर्धारण आप नहीं कर सकते। तो 3 साल कहना सही नहीं है। इसको अगर ऑप्शन में कह दे 3 साल, मान लो ऑप्शन में दे ही कुछ ना, तब तो 3 साल मारिए। अदरवाइज एक ऑप्शन जरूर दिया होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या लिखा होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा है तो भी आपको उपरोक्त में से कोई नहीं मारना है, क्योंकि सही आंसर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। बात समझ में आ गई ना? और हटाने की प्रक्रिया हमने आपको बोल ही दिया है, संसद की इसमें कोई भूमिका नहीं है, राष्ट्रपति इसे अपने पद से हटा देगा, बात खत्म हो गई। तो कार्यकाल को लेके कोई डाउट नहीं है, हटाने की प्रक्रिया को भी लेके कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, जहां तक हमारा मानना है ना। ये बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे महा जो है तो अधिवक्ता के राज्य के मामले में सेम प्रोसेस, यहां कौन हो जाएगा? राज्यपाल। अब आप समझ चुके होंगे सारी बातें। शपथ में भी राज्यपाल, इस्तीफा में भी राज्यपाल। वेतन, वेतन कितना है? तो इसके वेतन को हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि राज्य का एक पदाधिकारी है, इसके वेतन को ज्यादा डिस्क्राइब करके लिखा भी नहीं है। ठीक है, तो इसके वेतन को आप यहां डैश कर सकते हो। आपसे पूछेगा नहीं कि राज्य के महाधिवक्ता का वेतन क्या है। आपको बहुत चीजों का जानने का शौक है तो गूगल पे आप ट्राई कर सकते हैं। इसका वेतन वही होता है जो एक विधानमंडल के मेंबर का होता है। बात समझ में ही नहीं आई? मतलब वेतन शून्य नहीं होता है, लेकिन जो एक विधायक का विधान परिषद यानी एमएलसी का जो वेतन होता है, उसी वेतन भत्ते के आसपास इसका वेतन होता है। जैसे कोई विधायक का वेतन नहीं होता, विधायक की सुविधाएं, फैसिलिटी और भत्ते होते हैं। वेतन का निर्धारण फिर वही पॉइंट, राज्यपाल। ठीक, कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, सेम कहानी, राज्यपाल प्रसाद पर्यंत, इस प्रसाद पर्यंत। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया राज्यपाल, इसमें विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं होती। पूछेंगे क्वेश्चन में विधानमंडल की क्या कोई भूमिका है, कहेंगे उपरोक्त में से क्या सही है क्या नहीं सही है। तो हटाने में कोई भूमिका इसकी नहीं है। हाँ, यहां भी जिस व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाया जाता है उसमें भी सीएम या कैबिनेट की सलाह होती है। ये बात हमें लगता है आप कंपैरिजन करके हमने बताया तो आप बेहतर समझ गए होंगे, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है सभी लोगों को? है? चलिए इसी में देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए दोनों के लिए ना, यानी 76 के लिए भी और 165 के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी व्यक्ति को बना दिया जाए क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि ये इसकी जो योग्यता हो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी होनी चाहिए, यानी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इसके मामले में जज ऑफ हाई कोर्ट। जज ऑफ हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के जज जैसी योग्यता होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, मतलब इसमें क्वालिफिकेशन में तो हम लोग जब इसको पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें ये कहा जाता है, एक हम लोगों का ट्रिक चलता है 5/10, इधर हम लोग लिखते हैं 10/10, ये हमको
लिख दिया और हम समझ गए, ये हमको इजीली याद हो गया। कैसे? 5 का मतलब क्या है कि 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, सॉरी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, एज ए जज रहा हो 5 वर्ष। ये कम से कम 5 वर्ष है, ज्यादा भी रह सकता है, अच्छी बात है, कम से कम 5 वर्ष ये मिनिमम है, एटलीस्ट कम से कम। और 10 वर्ष तक या अथवा या ये हो या फिर ये 10 वर्ष तक, ठीक है, उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव, उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव हो, अनुभव ये होना चाहिए ना। बात क्लियर है? अब बात समझ जाएगी। या एक पॉइंट और भी आता है, राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो। ये दोनों बातें हैं, उसकी कार्यशैली ऐसी हो कि उसकी कार्यशैली से राष्ट्रपति भी परिचित हो, या उसके कोर्ट केसेस निर्णय के आधार पर कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा होती हो कि व्यक्ति एक बहुत बड़ा ज्यूरिस्ट है। अब 10/10 का मतलब क्या है? इसमें भी क्या कहानी है? इसमें कहानी है, ठीक है, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी के पद पे रहा, न्यायिक अधिकारी के पद पर रहा हो, ठीक है, एज ए एटलीस्ट 10 ईयर्स एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर ओ अथवा फिर क्या है, 10 वर्ष वकालत करने का अनुभव, वकालत करने का अनुभव हो। ये कम से कम बोला गया है, कम से इतना तो 10 वर्ष होना ही चाहिए, बाकी वो ज्यादा करता है तो अच्छी बात है ना। ठीक, बात क्लियर है सभी लोगों को ना? इसके आगे आ जाइए, अगला पॉइंट। मतलब आज हम ऐसा ये आपको टॉपिक करा रहे हैं कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इसके आगे पीछे कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आनी चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 5/10, 10/10, 0/7, ये हम कभी न्यायपालिका आपको पढ़ाएंगे तो पढ़िएगा कैसी लगी न्यायपालिका आपको ना। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आता है 76 में ही बात कर रहे हैं, ये 165 में बात कर रहे हैं, जिससे आपको आर्टिकल के आधार समझ जाए किसकी बात कर रहे हैं। इसमें एक आर्टिकल आता है 88 और इसमें एक आर्टिकल आता है 177 जो हमने क्लास के शुरुआत में लिखा था, ठीक है। समझते हैं क्या है मामला। आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88 क्या कहता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 88 क्या कहता है? वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? कहते हैं वो कौन सा अधिकारी है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी है जो संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, यानी वो लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, ठीक है, और कार्रवाइयों में बोल भी सकता है, लेकिन जिस समय वो कार्रवाई में शामिल हो वो किसी विधेयक पर मतदान नहीं कर सकता। वो कौन सा अधिकारी है? तो इसका राइट आंसर महान्यायवादी है। जस्ट यही प्रोसेस राज्य के मामले में महाधिवक्ता के लिए होती है, और अगर ये व्यक्ति महाधिवक्ता या महान्यायवादी अगर ये संसद या विधानमंडल की कार्रवाइयों में भाग लेना चाहे तो ये ले सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की सूचना विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर को देनी होती है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट लोकसभा या विधानसभा की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। अगर रुचि दिखाते हैं तो उनके एक बैठने का स्थान लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको कहां बैठाया जाए, अगर उनका मन करता है तो, क्योंकि वो सरकार का मुख्य एक प्रकार से सलाहकार होता है, प्रतिनिधि होता है। यही वजह है कि जनरली वो उसमें लोकसभा या विधानसभा कार्रवाइयों में शामिल नहीं होना चाहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वहां सत्ता पक्ष के भी लोग होंगे और अपोजिशन के भी लोग होंगे। रीजन है मतदान क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं है। मतदान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को होता है, चाहे लोकसभा की बात हो और चाहे विधानसभा की बात हो। तो वो कौन सा एक अधिकारी है जो संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता? तो यही केंद्र के मामले में महान्यायवादी, राज्य के मामले में महाअधिवक्ता। ये बात हमें समझनी होगी, और उसका आर्टिकल ही 88 है और आर्टिकल ही 77 है। यहां संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है,
कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। पार्टिसिपेंट मतलब कर सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट की एक्टिविटी में। और यहां विधानमंडल की कार्रवाइयों में, ठीक। लेकिन किसी विधेयक पर मतदान नहीं करेगा। अगर उसी समय जब ये बैठा हो वहां और कोई विधेयक आता है तो उस पर ये मतदान नहीं करेगा। सेम यही कहानी इनके साथ भी होगी। अगर ये जाना चाहते हैं और मान लीजिए वहां कोई ऐसा बिल लाया गया, विधेयक लाया गया, प्रस्ताव लाया गया और मतदान हो रहा है, तो ये उस मामले पर अपना वोट नहीं दे सकते, ठीक है। वोट तो आप सभी लोग जानते हैं, विधानसभा स्पीकर और लोकसभा स्पीकर को देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन वो अपना प्रॉक्सी वोट, निर्णायक, जब कहीं टाई हो जाए, सत्ता पक्ष और अपोजिशन के दोनों के वोट बराबर हो जाए, तो वो निर्णायक मतदान कर सकता है। ये भी नहीं कर सकता ये किसी मामले पर मतदान करने, वो तो लोकसभा स्पीकर, विधानसभा स्पीकर दोनों मेंबर होते हैं ना हाउस के। ये हाउस का मेंबर ही नहीं, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है बट मतदान नहीं करेगा। आर्टिकल 88 और आर्टिकल 177 क्लियर है। ये बात समझ में आ गई होगी आपसे। दूसरी बातें क्या है, क्या ये दोनों व्यक्ति रीअपॉइंटमेंट, पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। क्या ये पुनर्नियुक्ति पात्र होते हैं? एस, इधर भी कर दीजिए एस, यानी इनको दोबारा अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और चूंकि ये जब अपना पद छोड़ सकते हैं तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के मामलों में जो भी प्रतिक्रिया हुई उस पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे ये, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिस करना चाहें तो करेंगे, पेंशन तो इनको मिलेगी। अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते दोनों व्यक्ति, ठीक है। राज्य का जो है तो अधिवक्ता भी और देश का महान्यायवादी, ठीक है। लेकिन ये सरकार के मामलों में सरकार की कोई प्रतिक्रिया पर टिप्पणी नहीं करेंगे, ये इनका एक काम रहेगा, क्योंकि ये हमेशा पूर्व महान्यायवादी और पूर्व महाअधिवक्ता तो हमेशा कहे ही जाएंगे ना, ये बात है। चलिए इसके बाद अब कुछ बातें और जो इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रथम महान्यायवादी, ये कभी कभी आ जाता है, एमसी सीतलवाड़, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी आ जाता है। और वर्तमान आर वेंकट रमणी कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के, 16 रैंक है, ठीक है। और इसके अलावा अभी 1 अक्टूबर से 2025 से इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, या 2 साल के लिए इनकी पुनर्नियुक्ति कर दी गई है, ठीक है। बात समझ में नहीं आई? तो इसका मतलब अब ये कहां तक रहेंगे? अब ये 2027 तक चलेंगे ना। वैसे इनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022-2025 के लिए किया था, ध्यान रखेंगे। और क्या कोई महान्यायवादी के पद पर महिला आई है? तो नो फीमेल। अभी तक किसी भी महान्यायवादी के पद पर किसी महिला का आगमन नहीं हुआ। जस्ट यही बात हमको आपको राज्य महाधिवक्ता में भी पढ़ानी चाहिए। लेकिन जब राज्य महाधिवक्ता हमको ये बात पढ़ानी चाहिए तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम किस राज्य को पढ़ा रहे हैं। हमने तो किसी राज्य का नाम ही नहीं लिखा, हमने ना यूपी लिखा, ना बिहार लिखा, ना झारखंड लिखा। भारत में 28 स्टेट है और ये सब पर सेम प्रोसेस है। तो इसमें हमने जब किसी राज्य का नाम नहीं लिया तो हम किसी राज्य के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। हम तो इस टॉपिक को एक यूनिवर्सल तौर पर पढ़ा रहे हैं। क्योंकि वो देश का मामला है, महान्यायवादी एक ही होता है, इसलिए हमने उसका प्रथम जो है लिख दिया, वर्तमान लिख दिया, और जो है कोई महिला अभी तक महान्यायवादी के पद पर नहीं आई। ये बात भी आपको क्लियर है, जहां तक हमें लगता है समझ में आ गई। अब ये टॉपिक हम अब यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हमें लगा कि इसमें कुछ रह गया है। अब आप लोग खूब क्वेश्चन ट्राई करिएगा, पीसीएस, यूपीएससी,
ईपीएफओ का जो है रिजल्ट आ गया है आज, ठीक है, जिन बच्चों का ईपीएफओ मत भरा होगा। तो हम सारे विद्यार्थी से कहना चाहेंगे, अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट टाइम हमारे जीएस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर विजिट करता है, एक बार जरूर जुड़िए, मिलिए और कोशिश करिए। हमारा उस पर लिंक भी है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप एक बार पोस्ट कम्युनिटी सब पर जाइए, आप 2-4 दिन पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा कि हमें किस बंदे से क्लास लेनी है, पढ़नी है। अगर सिलेक्शन चाहते हो, देखो हमने मेहनत से पढ़ाया है लोगों को, तो आज विद्यार्थी जब सेलेक्ट होता है, जब सिलेक्शन लेता है, तो हमें वो चाहे 5 साल बाद मैसेज करे, लेकिन करेगा जरूर, क्योंकि उसे मालूम है कि सर ने जब भी पढ़ाया मेहनत से पढ़ाया। तो जो विद्यार्थी हमें एक बार समझ गया है, वो वैसे मुझे नहीं छोड़ता है, वो जीवन भर मुझे पकड़े ही रहता है कि अरे चलो सर हैं और सपोर्ट करते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। तो हमारी कोशिश है जो नए विद्यार्थी वो भी हमसे जुड़े, छोटे भाई बहन हैं वो भी हमसे जुड़े, सब लोग एक परिवार जैसी टीम बना के रहोगे तो हम कुछ बैच प्लान कर पाएंगे। हम भी थोड़ा कुछ मेहनत करेंगे, कुछ अर्निंग होगी, कुछ काम होगा, तो हम भी इस पर पूरा जी जान अपना एक कर देंगे ना। तो इस बात को थोड़ा सभी लोग गौर करिए। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि इसका कोई विषय जीएस में वीक है, वो हमें मैसेज कर सकता है, सर कि ये विषय हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, हम उसको रास्ता बताएंगे कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा ये हमारा पढ़ाने का सिस्टम, ठीक है।